नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हम कक्षा 10वीं के लिए शुरू किए थे, आज उसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले 20 प्रश्न हल करवा चुके हैं। 10-10 प्रश्नों की 2 वीडियो हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल एक ही वीडियो में 20 प्रश्न देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। यदि इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, सोच लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस सीरीज को देखिए, एग्जाम में जाइए और टोटल आप 20 का 20 प्रश्न जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं, आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? याद रखिए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी ऑटो वन बिस्मार्क थी, ऑटो वन बिस्मार्क की। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना का परिणाम क्या हुआ? यानी चौरी चौरा घटना जब 1922 ईस्वी में हुआ था, तो इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि ये चाहते थे कि कोई भी ऐसा आंदोलन न हो जिसमें हिंसा हो। और आप लोग को मालूम है कि चौरा चौरी हत्याकांड में, चौरी चौरा हत्याकांड में बहुत ज्यादा हिंसा हुआ था, इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो लागू किया गया था आपका 1878 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वायसराय था उस समय जिसके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, यानी किसने लागू करवाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का प्रमुख कारण था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। यानी उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने कार्न लॉ का बहुत ही जबरदस्त विरोध किया, जिसके लिए ये जो कानून है कार्न लॉ, जिसे कार्न कानून कहा जाता है, इसको खत्म कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, कब से हुआ? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी वर्ष 1929 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 80 शब्दों में या 125 शब्दों में, 150 शब्दों में आता है। आर्थिक महामंदी से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? 4 विकल्प है आपके सामने। इटली है, स्विट्जरलैंड है, लक्समबर्ग है और स्पेन है। तो किसके साथ जो है बेल्जियम अपना सीमा साझा करता है? तो ये साझा करता है आपका लक्समबर्ग के साथ, यानी लग्जमबर्ग के साथ जो है बेल्जियम अपना सीमा साझा करता है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, शिक्षा, कृषि और विदेशी कार्य। आप लोग को मालूम है 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें संघ सूची के विषय कौन सा है? ये विदेशी कार्य है। कमेंट करके आप बताइए कि जो सूची विषय है वो भारतीय अनुसूची, कौन सी अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमको उम्मीद होगा कि थोड़ा भी आप पॉलिटी पढ़े होंगे, इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट आप लोग करते नहीं है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है कहाँ पर? यानी स्थानीय निकायों में, कि लोकसभा में, कि राज्यसभा में या राज्य विधानसभाओं में। तो कहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? तो ये सुनिश्चित किया गया है आपका स्थानीय निकायों में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोग का, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? आप लोग को मालूम है उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है आपका समाजवादी पार्टी, यानी जिसे सपा भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों की समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, ये होगा आपका ए और बी दोनों, यानी सभी नागरिकों को में समानता की बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है। तो ए और बी दोनों जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है अधात्विक है? बॉक्साइट है, जस्ता है, मैग्नीज है। तो याद रखिए इसमें अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अधात्विक खनिज है आपका अभ्रक। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो ये है अभ्रक। अगला प्रश्न है
कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। याद रखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। आप लोग को मालूम है, सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। तब आप लोग को मालूम है, जो परंपरागत संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो कोयला जो होता है, आपका पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है, ये सब परंपरागत संसाधन में आते हैं। उसके बाद सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत संसाधन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीयक क्षेत्रक को, तृतीयक क्षेत्रक को या चतुर्थ क्षेत्रक को। तो इसे कहा जाता है कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ये कहा जाता है आपको प्राइमरी सेक्टर को, यानी प्राथमिक क्षेत्रक को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगठन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। हो सकता है कि आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, ये आगे के चैप्टरों में है। तो किसे कहा जाता है, याद रखिए, तो दैनिक कृषि मजदूर को जो है असंगठित क्षेत्रों में कहा जाता है, क्योंकि इसकी आय जो होती है निश्चित नहीं होती है, ये रेगुलर नहीं होता है, ये असंगठित एक प्रकार का क्षेत्र होता है। तो दैनिक कृषि जो मजदूर होता है ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न में। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। यूरेनियम, कोयला, थोरियम या खनिज तेल। याद रखें, मोनाजाइट में पाया जाता है आपका थोरियम। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास के दृष्टिकोण से भारत से बेहतर है। ये 2019 में पूछा है, यानी 2019 का ये डाटा है। ये 2019 में किस देश की जो स्थिति थी, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकला था वो भारत से बेहतर था। ये था आपका कहाँ, श्रीलंका का जो STI रैंक था वो भारत से क्या था, अच्छा था। कब, 2019 में, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी आपकी सन 1991 ईस्वी में। याद रखिएगा, उदारीकरण आप लोग को मालूम है, बहुत ज़्यादा आपको छूट दे दिया जाता है भारत में निवेश करने के लिए, ऐसी व्यवस्था को उदारीकरण कहा जाता है। अर्थशास्त्र में आपको पढ़ाया गया होगा। चलिए, यदि आप चाहते हैं कि इसके लेक्चर क्लासेस, जो टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं या जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो आप चाहते हैं कि यदि इसका लेक्चर क्लास हम स्टार्ट करें, तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है हम आपको पढ़ा देंगे। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित होता है। यानी आप लोग को मालूम है, जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है उसको प्राइमरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। तो आज के ये रहे 19 प्रश्न। आप लोग को कमेंट में जो भी प्रश्न हम पूछे हैं उसका जवाब देना है। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा जितने मैं प्रश्न पूछा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर जो हैं पूरा कर लें अपने चैनल पे। जो आप लोग का परिवार है, छोटा सा परिवार, और ये धीरे धीरे बड़ा हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा आप लोग का अपना चैनल स्टडी विथ राकेश सर। धन्यवाद।